क्लास 12 कैलेडोस्कोप की पोएम कुबला खान जो कि लिखी हुई है सैमुअल टेलर कॉलेरिज के द्वारा। आज हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। एस टी कॉलेरिज वॉज इमेजिनेटिव इवन एज ए चाइल्ड, यानी कि जो इस पोएम के पोएट हैं कॉलेरिज, वो बचपन से ही बहुत इमेजिनेटिव यानी कि कल्पनाशील थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज में की थी। कॉलेरिज was responsible for presenting the supernatural as real, and Wordsworth would try to render ordinary reality as remarkable and strange। यहाँ पे दो पोइट्स के बारे में बताया गया है। एक तो है खुद कॉलेरिज। इनकी खासियत ये थी कि ये सुपर नेचुरल यानी अलौकिक को भी रियल बनाकर पेश कर सकते थे। और वहीं इनके एकदम खास दोस्त विलियम वर्ड्सवर्थ, वो ऑर्डिनरी रियलिटी को भी कल्पनाशील और स्ट्रेंज बनाकर पेश कर सकते थे। यानी कि दो अपने ज़माने के बड़े पोइट्स, लेकिन दोनों के ही लिखने के तरीके में बहुत फ़र्क था। द जेनेसिस ऑफ दिस पोएम वॉज ए विजन सीन बाय कॉलरिज इन ए ट्रांस लाइक स्टेट ऑफ माइंड। जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन। इस पोएम का ओरिजिन क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? एक बार कॉलरिज एक ट्रांस लाइक स्टेट यानी कि अर्ध चेतन अवस्था में थे। उनके ऊपर किसी नशीली दवा का असर था, जिस वजह से वो ना जाग रहे थे ना सो रहे थे। उसी दौरान उन्होंने इस पोएम को लिखा, लेकिन इस पोएम को लिखते वक्त उन्हें बीच में कुछ इंटरप्शन, कुछ डिस्टरबेंस हो गया था, जिसकी वजह से उनका पोएटिक फ्लो टूट गया था। अब हम इस पोएम का बेसिक आइडिया देखते हैं। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़कर समझ सकते हैं। कुबला खान कविता में कवि सैमुअल टेलर कॉलेरिज हमें ज़ानाडू नामक एक काल्पनिक और रहस्यमय स्थान की यात्रा पर लेकर जाते हैं। वहाँ मंगोल शासक कुबला खान ने एक भव्य और शानदार महल बनवाया था। यह महल एक पवित्र नदी एल्फ के किनारे स्थित है, जो गहरी अज्ञात गुफाओं से होकर एक अंधेरी और सन्नाटे भरी समुद्री जगह तक जाती है। महल के चारों ओर ऊंची दीवारें, सुंदर बाग बगीचे, सुगंधित पेड़, प्राचीन जंगल और छायादार जगह हैं, जो इस स्थान को एक स्वर्ग जैसा माहौल देती है। तो मैं आपको अगर बेसिकली बताऊं तो ये पोएम कुबला खान के ऊपर लिखी हुई है, जिन्होंने चाइना में मंगोल शासन की शुरुआत की थी। कुबला खान ने ज़ानाडू नाम की एक जगह पर एक भव्य और शानदार महल बनवाने का ऑर्डर दिया था, और उस महल की तारीफ करने के लिए, उस महल के फीचर्स को बताने के लिए ही ये पोएम लिखी गई है। सेकंड पैराग्राफ देखिए। कवि घाटी की तरफ ध्यान दिलाते हैं, जहाँ एक गहरा, रहस्यमय और शक्तिशाली झरना फूटता है। यह झरना तेज और भीषण है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर ओले की तरह उछलते हैं। ये आप इस पोएम में वैसे भी देखेंगे, जब मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा उसमें ये सारी लाइन्स आती है कि किस प्रकार ये महल इतना सुंदर था, और इस महल के ही बाहर एक शक्तिशाली झरना फूट रहा है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर निकल रहे हैं। और आप लास्ट में देखिए, कवि अपने सपनों में एक एप्सिनियन यानी हबशी युवती को डलसीमर बजाते और माउंट अबोरा की संगीतमय दुनिया का गान करते हुए देखता है। कवि चाहता है कि अगर वह उस संगीत को पूरी तरह अपने भीतर जगा पाया तो वह अपनी कल्पना से इस महल को उतार सकता है और उसे लोगों के लिए जीवन कर सकता है। इन सारी लाइंस का क्या मतलब है, ये आपको हम जैसे जैसे पोएम आगे पढ़ेंगे वैसे समझ में आने लगेगा। एक पॉइंट और हम डिस्कस करते हैं कि ये पोएम अभी तक इनकम्प्लीट क्यों है। देखिए, सैमुअल टेलर कॉलेरिज की कुबला खान कविता जब लिखी गई तब वह अफीम का नशा करके सो रहे थे और एक सपना देख रहे थे। उन्होंने सोने से ठीक पहले एक किताब पढ़ी थी, जिस किताब को कुबला खान के बारे में ही लिखा गया था। उस किताब को पढ़कर वैसे भी उस किताब के ख्याल उनके मन में चल रहे थे, और जब वो अफीम के नशे में सोए तो उन्होंने एक सपना देखा जो खुद कुबला खान के बारे में ही था। उठ जाने के बाद में वो इस कविता को बनाना चाहते थे, ये सारी पंक्तियाँ उस कविता में शामिल करना चाहते थे, और वो तुरंत लिखने बैठ गए। लेकिन जैसे ही वे लिख रहे थे तभी अचानक एक व्यक्ति उनसे मिलने आ गया, जिसने उनका दरवाज़ा नॉक किया। उनका ध्यान टूट गया और वह अपनी बाकी कविता कभी पूरी ही नहीं कर पाए। इस वजह से कुबला खान कविता अधूरी रह गई और इसे फ्रेगमेंट यानी कि टुकड़ा कहा गया। इस अधूरी कविता में कॉलेरिज ने अपने सपने और कल्पना की कहानी लिखी है, जो आज भी लोगों को बहुत पसंद आती है। कविता का अधूरापन ही इसके सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि हमें बताती है कि किस प्रकार कल्पना और प्रेरणा भी कभी पूरी नहीं हो पाती। कभी कभी हमारी प्रेरणा में, हमारी कल्पना में कोई अवरोध पैदा हो जाते हैं, और वही इस कल्पना को और सुंदर बना देते हैं। अब हम इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन आगे स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको समझ लेने चाहिए। जैसे कि सबसे पहला टर्म है ज़ानाडू। इस पोएम में ज़ानाडू नाम की एक काल्पनिक जगह का
बार बार इस्तेमाल किया गया। एक्चुअली ये ज़ानाडू कभी मंगोल साम्राज्य की समर कैपिटल हुआ करती थी। जब मंगोल एम्पायर चाइना में 1274 से 1364 तक था, तो उस वक्त ज़ानाडू को चाइना में बसाया गया था और ये जगह अपने पैलेस गार्डन और अपने खूबसूरत पानी के झरनों के लिए फेमस थी। दूसरा टर्म आपको जो इस पोएम में आएगा वो है प्लेजर डोम। प्लेजर डोम इज़ ए ग्रैंड स्ट्रक्चर दैट सिट्स एट द सेंटर ऑफ ज़ानाडू। प्लेजर डोम एक प्रकार का बहुत खूबसूरत शानदार महल है जिसे ज़ानाडू में बनाया गया था। ये एक टोवरिंग मोन्यूमेंट है, एक बहुत विशाल मोन्यूमेंट जो कभी वहाँ के शासक कुबला खान ने अपना ऑर्डर देकर बनाया होगा। उसे यहाँ पर प्लेजर डोम कहा गया है क्योंकि कुबलई खान, जिसको कुबला खान भी कहा जाता है, वो अपने प्लेजर के लिए, अपने शौक मौज, अपने आनंद के लिए एक ऐसे शानदार महल की रचना करना चाहते थे। इस पोएम में एक नदी का भी जिक्र किया गया है जिसका नाम है एल्फ। एल्फ, द सेक्रेड रिवर इज फ्लोइंग थ्रू ज़ानाडूज हर्ट, हैज हेल्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस थ्रू आउट द रीजन्स हिस्ट्री। अगर हम कभी भी चाइना की या मंगोल साम्राज्य की हिस्ट्री देखें तो वहाँ पर ये एल्फ एक सेक्रेड, एक पवित्र नदी के तौर पर जानी जाती है। कहा जाता है कि ये एल्फ नदी वहाँ के एक पहाड़ जिसका नाम था अबोरा, वहाँ से ओरिजिनेट होती थी और फिर आगे की ओर बढ़ती थी। तो इसीलिए अबोरा से ओरिजिनेट होने वाली इस नदी का जिक्र इस पोएम में भी किया गया है। और एक टर्म आपको इस पोएम में देखने को मिलेगा वो है कैवर्न। कैवर्न का मतलब होता है एक बहुत बड़ी गुफा, जैसा मैंने यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाने की कोशिश करी है। अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पोएम स्टार्ट होती है कुबला खान से, जहाँ पर कहा गया है, इन ज़ैनेडू डिड कुबला खान ए स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री। अब इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग यहाँ पर भी लिखा गया है, आप उसे देखिए। डिक्री का मतलब होता है एक ऑफिशियल ऑर्डर, स्टेटली का मतलब होता है एक बहुत ही शानदार। अब इस लाइन का क्या मतलब बना? ज़ैनेडू में एक बार कुबला खान ने स्टेटली प्लेजर डोम यानी एक बड़े ही शानदार महल को बनाने की डिक्री यानी कि ऑर्डर जारी किया। कहाँ बनना था ये महल? वेयर एल्फ द सेक्रेड रिवर रेन, उस जगह पर यह महल बनाना जाना था जहाँ पर एल्फ नाम की एक पवित्र नदी बहा करती थी। कहाँ से बहा करती थी? थ्रू कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन। मेजरलेस का मतलब जिसे आदमी मेजर तक नहीं कर सकता। इतनी बड़ी बड़ी गुफाओं से होकर ये नदी बहती थी और फिर ये नदी बहकर कहाँ जाती थी? डाउन टू ए सनलेस सी, यानी ये एक गहरे समंदर में जाकर गिर जाती थी जो इतना गहरा था कि वहाँ कभी सूर्य की किरण भी ना पहुँच पाए, यानी कि सनलेस सी। तो अब इस पूरे स्टैंजा का मीनिंग क्या हुआ, ये मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। आप देखिए, हिंदी वाली लाइंस को मैं पढ़ रहा हूँ। कुबला खान ने ज़ानाडू में एक शानदार और भव्य महल बनवाने का आदेश दिया। यहाँ एक पवित्र नदी एल्फ बहती है जो इतनी गहरी गुफाओं से गुजरती है जिनकी गहराई मनुष्य नहीं जान सकता, और अंत में यह अंधेरे बिना धूप वाले समुद्र में जाकर मिल जाती है। ये इन लाइंस का मतलब हुआ। अब आगे देखिए। सो ट्वाइस 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round। इन वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मतलब देखिए। गिडल का मतलब होता है घेर लेना, सराउंड कर लेना। ट्वाइस का मतलब दोगुना। 5 miles का मतलब 5 मील। ट्वाइस 5 मील्स का मतलब हो गया 5 मील का दोगुना, यानी कि 10 मील। कुबला खान ने ऑर्डर दिया कि 10 मील का फर्टाइल ग्राउंड यानी उपजाऊ ज़मीन तो इस महल के चारों ओर वॉल्स और टॉवर्स से घिरी हुई रहनी चाहिए। यानी वो चाहता था कि इस महल के आसपास के 10 मील की उपजाऊ ज़मीन को भी दीवारों के अंदर ले लिया जाए। इस उपजाऊ ज़मीन और महल के चारों ओर बड़ी बड़ी वॉल्स और टॉवर्स सराउंड करते हुए बना देने चाहिए। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विथ सिनुअस रिल्स। सिनुअस का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, घुमावदार, और रिल्स का मतलब होता है नालियाँ या छोटी छोटी पानी की धाराएं। वो चाहते थे कि वहाँ पर ब्राइट यानी एकदम सुनहरे गार्डन्स हो, सिनुअस रिल्स हो यानी घुमावदार नदियाँ वहाँ से बहती हो, और वहाँ पर वेयर ब्लॉजम्ड मैनी एन इंसेंस बियरिंग ट्री। इंसेंस का मतलब होता है अच्छी खुशबू। इंसेंस बियरिंग ट्री का मतलब हुआ अच्छी, बेहद प्यारी सी लगने वाली खुशबू पैदा करने वाले पेड़ भी वहाँ होने चाहिए।
एंड हियर वर फॉरेस्ट एंशंट एज द हिल्स, और यहाँ पर क्या होने चाहिए, बहुत पुराने जंगल, एनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, ग्रीनरी का मतलब हरे मैदान, और सनी स्पॉट्स का मतलब होता है धूप से चमकते हुए। यानी कि कुबला खान ने ऑर्डर दिया कि इस महल के चारों ओर 10 मील की उपजाऊ ज़मीन को घेर लिया जाए और वहाँ पर बेहद सुंदर गार्डन्स बनाए जाए। मैं इस हिंदी वाली लाइंस को पढ़ता हूँ। इस महल को 10 मील उपजाऊ ज़मीन से घेरा गया था, जिसके चारों ओर दीवारें और मीनारें थी। अंदर सुंदर बाग बगीचे थे जिनमें घुमावदार नालियाँ और खुशबूदार पेड़ थे। यहाँ पुराने जंगल भी थे जिनके भीतर धूप से चमकते हरे मैदान थे। इतनी खूबसूरत जगह को कुबला खान ने अपने प्लेजर डोम को बनाने के लिए चुना। अब वो इसको बनाने का रॉयल ऑर्डर तो दे चुके हैं। अब इसी प्लेजर डोम के आसपास की जगह का और डिस्क्रिप्शन देखते हैं। नेक्स्ट लाइंस देखिए, बट ओह दैट डीप रोमांटिक चेस विच स्लेंटेड डाउन द ग्रीन हिल अथवाट ए सडन कवर। अब यहाँ पे कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनका मतलब समझ लीजिए। चेस्म का मतलब होता है कोई खाई या घाटी, और स्लेंटेड का मतलब होता है ढलान पर बनी हुई, स्लोप पर बनी हुई। अथवाट का मतलब होता है अक्रॉस, उससे सटाते हुए, उसके ठीक सामने। और सेडर्न ये एक प्रकार के पेड़ के लिए यूज़ लिया जाता है जिसको हम कहते हैं सेडार ट्री, यानी देवदार के पेड़ जो बड़े ऊंचे लंबे होते हैं। तो कुबला खान ऑर्डर देते हैं कि वहाँ पर जहाँ महल बनाया जाना है वहाँ पर एक बड़ी ही गहरी, एक रोमांटिक सी दिखने वाली खाई और घाटी भी है जो स्लैंटेड है, जो एक स्लोप में से होकर गुजरती है। यानी महल के ठीक सामने एक गहराई के अंदर एक घाटी बनी हुई है। डाउन द ग्रीन हिल अथवाट ए सडन कवर, और ये महल कहाँ पर बना हुआ है, एक ग्रीन से हिल पर, और उस हिल के नीचे होते हुए ये घाटी जा रही है जिसका नीचे का पूरा रास्ता देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। मैं इस पोएम के एंड में आपको एक इमेजिनेटिव पिक्चर शो करूंगा जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि इन लाइंस का क्या मतलब है, कुबला खान किस प्रकार इस घाटी का वर्णन कर रहे हैं। A savage place as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted। अब ये जो जगह है ना, जहाँ पर एक सुंदर सा प्लेजर डोम है, जहाँ से एक नदी निकलती है और समंदर में जाकर गिरती है, और इसी प्लेजर डोम के नीचे एक घाटी, एक गहरी खाई बनी हुई है जो देवदार के पेड़ों से भरी हुई है। ये जगह दिखने में कैसी दिख रही है, बिल्कुल सेवेज। सेवेज का मतलब होता है जंगली या फिर वायलेंट, हिंसक। एज होली एंड एनचांटेड। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर जो पोएट है उसने दो वर्ड्स यूज़ किए हैं, एक वर्ड है होली और एक वर्ड है एन्चांटेड। अब ये दोनों ही वर्ड एक दूसरे से थोड़ा ऑपोजिट साउंड करते हैं। होली का मतलब तो हो गया पवित्र, और एन्चांटेड का मतलब हो गया रहस्यमयी, जादुई। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि ये जगह एक इतनी अजीब जगह बन जाएगी जो एक तरफ तो पवित्र होगी और वहीं दूसरी ओर रहस्य से भी भरी होगी। पवित्र होने के बावजूद ये जगह सेवेज कही गई है। देखो सेवेज का मतलब जंगली या हिंसक होता है, तो एक जगह जो सेवेज भी है और होली भी है, तो ऐसी जगह तो बिल्कुल ही रहस्यमयी सी हो जाएगी। तो एक ऐसा ही विजन क्रिएट करना चाहता है पोइट हमारे सामने, जो कहता है कि ये जगह इतनी सेवेज है लेकिन उसके बावजूद होली भी है, और ऐसा लगता है जैसे कि एज एवर बीनीथ ए वेनिंग मून। वेनिंग मून का मतलब होता है ढलता हुआ चांद, और बीनीथ का मतलब नीचे। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ढलते हुए चांद के नीचे बैठकर एक औरत वेलिंग यानी बहुत ज़ोर से विलाप कर रही है, रो रही है। किसकी याद में रो रही है, अपने डेमन लवर की। मतलब कि आप इमेजिन कीजिए कहीं पर एक औरत है जो एक रात के समय में ढलते हुए चांद के नीचे बैठकर अपने डेमन लवर के लिए वेलिंग यानी रो रही है, तो एक कितना रहस्यमयी सा सीन बन जाएगा। कुछ ऐसी ही रहस्यमयी जगह ये कुबला खान का महल वाली जगह है। देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये डेमन लवर है। डेमन का मतलब होता है राक्षस, यानी कि उस औरत का प्रेमी एक राक्षस है। अब यहाँ पर पोएट ने राक्षस ही क्यों बोला, क्योंकि डेमन अक्सर
देर रात एकदम अंधियारी सी रात में बाहर आते हैं। वो आम लोगों की तरह दिन में रोशनी में नहीं आ सकते, तो वो डायमंड लवर है और औरत उसके लिए रो रही है। तो ये कितना एक डरा देने वाला सा सीन बन जाएगा। अगर आप किसी औरत को देर रात केवल चांद की रोशनी में अपने प्रेमी के लिए ज़ोर ज़ोर से रोते हुए देखें, तो ये कितना डर क्रिएट कर देने वाली सी सीन बन जाएगा। कुछ ऐसा ही सीन जो इतना सेवेज, इतना डरा देने वाला होगा, ऐसा ही कुछ सीन कुबला खान के प्लेजर डोम का है। यानी कि पोएट कहता है कि जिस प्रकार ये पूरा सीन एकदम हॉन्टिंग है, डरा देने वाला है, उसी प्रकार कुबला खान के द्वारा चुनी गई ये जगह भी सेवेज है। अब एक तरफ तो यहाँ एल्फ जैसी पवित्र नदी बनती बहती है जो इसे होली बना रही है, और वहीं पर इतना एक प्रकार का चित्रण किया गया है कि कोई औरत रोकर अपने डेमन लवर को याद कर रही है, वो इसको एक सेवेज जगह भी बनाती है। तो इस प्रकार कुबला खान की इस जगह को एक बड़ा ही रहस्यमयी चित्रण किया गया है। बताया गया है कि किस प्रकार ये जगह एक बेहद रहस्य से घिरी, एक एन्चांटिंग, एक जादुई सी जगह होगी, जो किसको सिंबलाइज कर रही है? कुबला खान की शक्ति, उसके डर को। इन लाइंस का मतलब आपको आगे और पोएम पढ़ने से समझ में आ जाएगा। पहले अपन एक बार आगे चलते हैं। एंड फ्रॉम दिस chasm with ceaseless turmoil seething, as if this earth in fast thick pants were breathing। इन वर्ड्स का मतलब समझते हैं। सीजलेस का मतलब होता है कभी न रुकने वाला, निरंतर। टर्मोइल का मतलब बहुत बड़ी उठापटक, उथल पुथल। और सीथिंग का मतलब होता है गुस्से के मारे उबलते हुए। ये जो चैज़्म है ना, जो उसके महल के आगे एक घाटी पड़ती है, इस चैज़्म के अंदर वहीं नीचे की ओर एक कभी न रुकने वाला टर्मोइल, एक बड़ी उथल पुथल हो रही है। किस चीज़ की उथल पुथल हो रही है? एक्चुअली उस घाटी के नीचे एक झरना ज़मीन के अंदर से फूट पड़ा। ऐसा लगता है जैसे कि अर्थ इन फास्ट थिक पैंट्स, पैंट्स का मतलब होता है तेज से सांस लेना, हाँफते हुए। ऐसा लगता है जैसे कि ये धरती हाँफ रही है, ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही है। और जब ये सांस बाहर छोड़ती है ना, तो जिस प्रकार हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हवा को हम बाहर की ओर छोड़ते हैं, ठीक इसी प्रकार ये धरती अपने अंदर से पानी के झरनों को फूट पड़ रही है। ए माइटी फाउंटेन मोमेंटली वॉज फोर्स्ड। फाउंटेन का मतलब झरना और माइटी का मतलब बड़ा शक्तिशाली, ताकतवर। और मोमेंटली का मतलब हो गया उस पर्टिकुलर मोमेंट में, कुछ देर के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये धरती एक बड़ी उठापटक से गुजर रही है, एक बड़े टर्मोइल की वजह से। जैसे उबलते हुए पानी को बाहर फेंकती है, उसी प्रकार इस ज़मीन में से एक झरना बाहर की ओर फूट पड़ रहा है। amid whose swift half intermittent burst huge fragments vaulted like rebounding hail। और इस पानी में से क्या निकल रहा है? इस पानी में से हेल, HAIL, हेल। हेल का मतलब होता है ओला, जो कभी कभी आसमान से ओले गिरते हैं। रीबाउंडिंग का मतलब उछलना, बार बार उछलना, गिरना, फिर उछलना। और वोल्टेड का मतलब होता है कि जैसे उनको उछाल कर फेंका गया हो। तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पानी के झरने की वजह से, क्योंकि ये पानी का झरना इतना फोर्सफुली ज़मीन के अंदर से निकल रहा है कि इस झरने की वजह से वहाँ पर पड़े पड़े छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ओले की तरह ज़मीन में से रिबाउंड हो रहे हैं, ऊपर की ओर उछल रहे हैं। हाफ इंटरमीडिएट का मतलब आधे अधूरे, रुक रुक कर। ऐसा लगता है जैसे रुक रुक कर ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हवा में उछल रहे हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर से पानी आता है तो वो आसपास के छोटे छोटे पत्थरों को हवा में उछालता चला जा रहा है। देखने में ये सीन कुछ ऐसा लगता है जैसे कि चैफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लेल। चैफी ग्रेन का मतलब होता है अनाज के छिलके, और थ्रेशर्स फ्लेल। थ्रेशर, जिस प्रकार पहले कभी अनाज को छिलके से अलग करने के लिए औरतें, जैसे मैंने यहाँ पिक्चर में दिखाया गया ना, ऐसा एक इक्विपमेंट यूज़ करती थी जिससे वो अनाज के छिलके को हटाती थी। और जब वो इस थ्रेशर का एक फटका देती थी अनाज को, तो उसमें से छिलके निकलकर अलग हो जाते थे हवा में उड़ते हुए। जिस प्रकार अनाज से उसके छिलकों को थ्रेशर उड़ाकर फेंक देता था, उसी प्रकार ज़मीन के ये झरने इन छोटे छोटे पत्थरों को हवा में उछाल उछाल कर फेंक रहे हैं। एंड amid these dancing rocks at once and ever it flung up momently the sacred river।
और इन्हीं डांसिंग रॉक्स यानी ये छोटे छोटे, ऐसा लगता है जैसे नाचते हुए जो पत्थर है, जो ज़मीन में झरने की वजह से उछल उछल कर हवा में इधर उधर गिर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर से एक सेक्रेड रिवर निकल रही है, यानी कि ये जो ज़मीन में से एक झरना फूट पड़ा है, जो ज़मीन में से पानी फव्वारे की तरह बाहर निकल रहा है, ये आगे जाकर एक सेक्रेड रिवर, एक नदी को बना रहा है। नेक्स्ट लाइंस देखिए, 5 माइल्स मेंडरिंग विद ए मेजी मोशन। अब ये जो नदी इस बहते हुए पानी के झरने में से निकली है, ज़मीन के अंदर से जो फव्वारा फूट पड़ा, उस वजह से जो ये एक नदी बनी, ये नदी आगे कहाँ जा रही है? ये नदी यहाँ से 5 मील दूर तक मियंडरिंग विद मेजी मोशन। मियंडर का मतलब होता है घुमावदार रास्ते, और मेज का मतलब होता है भूल भुलैया। ऐसा लग रहा है जैसे ये नदी एक बड़े ही भूल भुलैया से घुमावदार रास्ते से होती हुई आगे की ओर बढ़ रही है। थ्रू वुड एंड डेल, वुड का मतलब जंगल और डेल का मतलब होता है घाटी। तो जंगलों और घाटियों से होती हुई ये पवित्र नदी आगे बहती चली जा रही है, और बहकर कहाँ जाती है? उन कैवर्न्स में जो मेजर लेस टू मैन है, और फिर आगे जाकर एक लाइफलेस ओशन के अंदर सिंक कर जाती है, यानी डूब जाती है। अब आपको याद होगा इस पोएम के स्टार्टिंग में कहा गया था कि उस प्लेजर डोम से एक नदी निकल रही है, जो नदी आगे जाकर एक ओशन में गिर जाती है। ये उसी नदी की बात की गई है, यानी कि पोएट कहता है कि ये जो नदी इस पोएम के स्टार्टिंग में बताई गई थी, ये नदी ज़मीन में से निकल रही है, एक फव्वारे की तरह अर्थ इस पानी को ऊपर की ओर उछाल रही है, और यही आगे जाकर एक नदी का रूप लेती है, और वो नदी इस प्लेजर डोम के पास से होती हुई नीचे जाकर एक गहरे समंदर में गिर जाती है। यहाँ पर जाकर इस के बारे में सब कुछ कंप्लीट हुआ है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कुबला खान कैसी जगह पर खड़ा होगा और वो क्या कुछ कहना चाह रहा होगा। एंड एमिड दिस टुमुल्ट, और ये जो एक टुमुल्ट है, एक हड़बड़ी सी मची हुई है, एक बड़ी उथापथल हर तरफ हो रही है, इसी उथापथल के बीच में कुबला खान को सुनाई दे रही है बहुत दूर से आती हुई कुछ आवाज़ें। किसकी आवाज़ें? एंसेस्ट्रल वॉइस, यानी उसको अपने पूर्वजों की आवाज़ें सुनाई दे रही है। प्रोफेसाइजिंग वार, जो उसे एक आने वाले युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं। इस सारी हलचल के बीच कुबला खान को अपने पूर्वजों की आवाज़ें युद्ध की भविष्यवाणी करती सुनाई दे रही है। इन लाइंस का मतलब देखिए, कुबला खान अपने लिए एक प्लेजर डोम बना रहे हैं, जहाँ पास से एक सेक्रेड नदी बहती है, जहाँ पर पानी के सुंदर फव्वारे हैं, खूबसूरत झरने हैं, लेकिन उसको आवाज़ सुनाई देती है अपने पूर्वजों की, जो उसे एक युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं। ये भी एक प्रकार का कॉन्ट्रास्ट है कि जीवन एक जैसा नहीं होता। जहाँ कुबला खान अपने लिए आनंद की अनुभूति करना चाहता है, प्लेजर डोम बना रहा है, लेकिन उसे उसके पूर्वज युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही कुबला खान आनंद को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कभी आनंद अकेले नहीं आता। उसके पूर्वज उसे ये चेतावनी दे रहे हैं कि कुबला खान, तुम युद्ध के लिए भी तैयार हो जाओ। तुम जिस प्लेजर की तलाश कर रहे हो, शायद वो प्लेजर तुम्हें मिले ना मिले, लेकिन युद्ध का आना तय है। यानी कुबला खान खुद एक द्वंद्व से गुजर रहे हैं, एक उनके मन में दुविधा है। आदमी पाना तो चाहता है प्लेजर, लेकिन उसके एंसेस्ट्रल हमेशा युद्ध ही करते आए हैं, तो उसको युद्ध भी करना पड़ेगा, भले ही वो कितना ही आनंद अपने लिए ढूंढना चाहता हो। लेकिन युद्ध भी इस जीवन की एक सच्चाई है, जो उसे पूर्वज याद दिला रहे हैं कि तुम अपने इस आनंद की अनुभूति में ये मत भूल जाना कि युद्ध भी होना तय है। ये कुछ लाइंस थी, अब इसको हम आगे देखते हैं। द शेडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स। पोएट कहते हैं कि ये जो डोम ऑफ प्लेजर बना है ना, इसकी जो शेडो, इसकी जो परछाई है, वो यहाँ पानी पर भी दिख रही है। अब पानी पर परछाई दिखेगी तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो फ्लोट कर रही है, वो भी तैर रही है, यानी कि इस महल का साया लहरों पर तैरता हुआ नज़र आ रहा है। वेयर वॉज हर्ड द मिंगल्ड मेजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स। और मिंगल, मिंगल का मतलब होता है मिक्स होती हुई, मिश्रित, और वहाँ पर हमें कई आवाज़ें एक साथ सुनाई दे रही है। ये आवाज़ें जो कुछ तो उस पानी के फाउंटेन में से आ रही है, और कुछ आवाज़ें दूर उन केव्स के अंदर से आ रही है, तो इन दोनों ही की आवाज़ आपस में मिक्स होती हुई हमें नज़र आती है।
इट वॉज ए मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस। आप ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का मिरेकल, एक चमत्कार है, एक रेयर यानी कि एक अद्भुत चमत्कार की तरह है ये प्लेजर डोम। ए सनी प्लेजर डोम विथ केव्स ऑफ आइस। और देखिए ये एक रेयर डिवाइस क्यों है, ये बड़ा ही अद्भुत क्यों है? क्योंकि एक तरफ तो यह है सनी प्लेजर डोम, सनी का मतलब हो गया सूर्य की किरणों से चमकता हुआ, और केव्स ऑफ आइस का मतलब हो गया तो बर्फ से ढकी गुफाएं। तो एक तरफ तो यहाँ पर बर्फ से ढकी गुफाएं हैं, और एक तरफ जो प्लेजर डोम है वो सनी यानी सूर्य की रोशनी में जगमगाता हुआ है। तो दो कॉन्ट्रास्टिंग व्यू देखने को मिल रहे हैं। अगेन कुबला खान के मन का कॉन्फ्लिक्ट हमें दिख रहा है कि उसका महल तो चमकते हुए सूरज की रोशनी में है, लेकिन वहाँ पर आवाज़ें सुनाई देती है जिन गुफाओं की, वो गुफाएं बर्फ़ से ढकी हुई है। तो बर्फ़ और सूरज की रोशनी, दो कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट हमें यहाँ पे नज़र आते हैं। और अब देखिए, अब यहाँ पे सीन थोड़ा सा चेंज होता है और पोएट हमें एक अलग ही बात कहने लगते हैं। अब कुबला खान और उसके प्लेजर डोम को एक बार अपन रोक देते हैं और अब हम आते हैं वापस कवि की कल्पना में। कवि हमें कहता है कि ए डैमसेल विद ए डल्सिमर इन ए विजन वंस आई सॉ। पोएट कुबला खान की बात को बीच में रोककर हमें एक नई बात बताने लगता है। वो कहता है कि एक बार उसने सपने में कुछ देखा था। उसने देखा था कि एक डैमसेल डल्सिमर बजा रही थी। डैमसेल का मतलब होता है एक बड़ी ही सुंदर कन्या, एक कम उम्र की लड़की। और डल्सिमर एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो मैंने स्क्रीन पर इमेज में दिखा रहा है। तो एक बार पोएट कहता है कि मुझे सपने में एक बड़ी ही सुंदर कन्या दिखी थी जो डल्सिमर बजा रही थी। और कहाँ की कन्या थी ये? इट वॉज एन एब्सिनियन मेड। मेड का मतलब अगेन कुंवारी कन्या, और एब्सिनियन का मतलब होता है जो एबिसीनिया में रहती थी। एबिसीनिया इथोपिया का ही पुराना नाम है जो अफ्रीका में एक जगह है। आज जहाँ पर अफ्रीका है, अफ्रीका में जो इथोपिया है उसका पुराना नाम एबिसीनिया था। तो पोएट कहता है कि एक बार मैंने सपने में एक एबिसीनिया की मेड, एक लड़की को डल्सिमर बजाते हुए देखा था। एंड ऑन हर डल्सिमर शी प्लेड सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा। और वो क्या बजा रही थी? वो माउंट अबोरा से जुड़ा कुछ गाना गा रही थी। अब ये माउंट अबोरा कवि की ही एक कल्पना है। वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि माउंट अबोरा, अब एक्चुअली अभी माउंट अबोरा नाम का कोई माउंट नहीं है। शायद यहाँ पर पोएट माउंट अमारा के बारे में कहना चाहता है, जिसका नाम पहले के लिटरेचर में अबोरा भी हुआ करता था। तो पोएट कहता है कि वहाँ पर बैठकर वो लड़की माउंट अबोरा के बारे में यानी माउंट अमारा के बारे में एक बड़ा रहस्यमयी सा गाना गा रही थी और डल्सिमर बजा रही थी। मैंने उसे सपने में देखा था। कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग। और अब वो लड़की जो गा रही थी ना, उसकी जो सिम्फनी यानी कि उसकी जो धुन थी, उसकी जो राग थी, अभी मुझे याद नहीं आ रही क्योंकि वो तो मैंने सपने में देखा था। और पोएट ये कहने लगता है कि यार वो धुन इतनी प्यारी थी, इतनी मधुर थी कि वो बस मुझे एक बार याद आ जाए। वो बेचैन हुआ जा रहा है उस धुन को याद करने के लिए, और वो कहता है कि अगर मैं उस धुन को अपने मन में एक बार रिवाइव कर पाया, अगर उसे मैं याद कर पाया ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे इतना डिलाइट महसूस होगा। इट वुड विन मी दैट विद म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर। वो कहता है कि मुझे एक बहुत ज़्यादा कल्पना शक्ति की ज़रूरत है उस धुन को याद करने के लिए। वो इतनी प्यारी धुन थी कि अगर आज मैं अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके अगर मैं उस धुन को अपने मन में रिक्रिएट कर पाया ना, तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं उस धुन को याद कर पाया तो वो डोम जो कुबला खान बना रहा है, वैसा डोम तो मैं अपनी इमेजिनेशन से बना दूंगा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक्चुअली पोएट ये कहता है कि वो जो उसको एक लड़की दिखाई दी थी ना अपने सपने में, जो एबिसीनियन थी, वो एक्चुअली उसकी म्यूज़ है। म्यूज़ का मतलब वो उसकी प्रेरणा है। और उसकी जो धुन थी डल्सिमर की, वो धुन इतनी प्यारी थी कि उसको अपने मन में इमेजिन करने के लिए बहुत ही कल्पना शक्ति चाहिए। इतनी कल्पना शक्ति अगर किसी इंसान में आ जाए ना, तो प्लेजर डोम तो इंसान अपने इमेजिनेशन से ही बना दे। सोचो एक प्लेजर डोम बनाने के लिए कितनी इमेजिनेशन लगती है, उतनी ही इमेजिनेशन उस संगीत को पैदा करने में भी लगेगी। अगर वो संगीत में याद कर पाया, तब तो मैं ऑल पावरफुल हो जाऊंगा, मैं इतना खुश हो जाऊंगा कि फिर ऐसे प्लेजर डोम तो मैं यूं ही हवा में बना दूंगा। वो जो सनी डोम है, वो जो केव्स ऑफ आइस है, वो तो मैं खुद ही बना दूंगा। मेरे लिए वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है।
एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर। और फिर मेरी कल्पना शक्ति से बने डोम को जब लोग देखेंगे ना, वो सब लोग चिल्लाएंगे। वो क्या कहेंगे? बीवेयर बीवेयर, यानी सावधान हो जाओ। देखो हिंदी में लाइंस लिखी हुई है। जो भी लोग कवि का संगीत सुनेंगे वो उसकी कल्पना का वह आनंद महल और गुफाएं देख पाएंगे, और वह सभी आश्चर्य और भय से सावधान कह उठेंगे। यानी कि लोग डर जाएंगे वो सब देखकर कि एक कवि अपनी इमेजिनेशन से कैसा डोम क्रिएट कर सकता है। एक कवि की इमेजिनेशन इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो लोगों को आश्चर्य से भर दे। जो भी उसे देखेगा वो इतने आश्चर्य को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, वो ओवरवेल्म्ड हो जाएगा इमोशन से और चिल्लाने लगेगा, सावधान सावधान, ये कैसे संभव है? इतना सुंदर महल कोई कैसे बना सकता है? पोएट कहता है कि कुबला खान के महल को छोड़ो, अगर मैं उस लड़की के बजाय धुन को भी याद कर पाया तो मुझ में इतनी पावरफुल इमेजिनेशन पैदा हो जाएगी कि ये डोम तो मैं खुद ही बना दूंगा। जो उसे देखेगा वो आश्चर्य से चिल्लाने लगेगा। और जब लोग देखेंगे कि एक पोएट में कितनी शक्ति है, तो लोगों को क्या दिखेगा? हिज फ्लैशिंग आईज, हिज फ्लोटिंग हेयर, वीव ए सर्कल राउंड हिम थ्राइस एंड क्लोज योर आईज विद होली ड्रेड। देखिए यहाँ पर पोएट कहता है कि जब मैं लोगों को दिखूंगा ना तो लोग देखेंगे कि कैसे इतनी कल्पना शक्ति की वजह से मेरी आंखें फ्लैश कर रही है, मेरे हेयर, मेरे बाल हवा में फ्लोट कर रहे हैं। एक ऐसा कवि जब लोगों के सामने आएगा जिसकी आंखें चमकदार हो, उसके बाल हवा में लहरा रहे हो, तो लोग डर के मारे मेरे चारों ओर एक सर्कल व्यू कर लेंगे। 3 लाइंस ऑफ सर्कल बना लेंगे लोग मेरे चारों ओर, और फिर अपनी आंखें बंद करके होली ड्रेड से भर जाएंगे। होली का मतलब हो गया पवित्र और ड्रेड का मतलब हो गया डर। यानी कि पोएट कहता है कि लोग मेरे चारों ओर आंखें बंद करके एक प्रोटेक्टिव सर्कल क्रिएट कर लेंगे। लोग मुझे चारों ओर से घेर लेंगे और डर के मारे मुझे देखने लगेंगे। मेरी आंखें फ्लैश करेंगी, बाल लहराएंगे, लोग मुझे देखकर हैरान हो जाएंगे और लोग कहने लगेंगे कि अरे, जिस पोएट की कल्पना शक्ति इतनी शक्तिशाली हो वो भगवान से कम थोड़ी होता है। और फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। हैथ का मतलब हो गया हेड। अब देखो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है हनी ड्यू एंड मिल्क ऑफ पैराडाइज। हनी ड्यू एंड मिल्क ऑफ पैराडाइज का मतलब होता है एक प्रकार से अमृत, नेक्टर, जो केवल स्वर्ग में मिलता है। किसी ज़माने में ग्रीक गॉड्स के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो हनी ड्यू और मिल्क ऑफ पैराडाइज पर डाइन करते थे, वो उसे पीते थे, वो उसे ग्रहण करते थे। अब पोएट कहता है कि लोग ये मानेंगे कि मैं भी हनी ड्यू और मिल्क ऑफ पैराडाइज पर फीड करता हूँ। यानी लोग मुझे तो इक्वल टू गॉड समझने लगेंगे। यानी लोग ये कहेंगे कि ऐसा कवि जिसमें इतने दिव्य अनुभव की कल्पना शक्ति हो वो खुद भगवान से कम थोड़ी रह जाएगा। तो वो इंसान है जो खुद भगवान के जैसा बन जाएगा। यानी कल्पना शक्ति हमें कभी कभी भगवान के बराबर ला खड़ा कर सकती है। देखो हिंदी में लिखा है, ऐसे कवि की आंखें चमकेगी और बाल लहराएंगे, लोग उसके चारों ओर 3 बार घूमेंगे और पवित्र श्रद्धा से आंखें बंद करेंगे क्योंकि उन्होंने स्वर्ग जैसा अमृत चखा है। लोग ये कहेंगे जिस पोएट की इमेजिनेशन इतनी गजब है वो भगवान से कम थोड़ी है। और पोएट क्या कहता है, मैं सिर्फ अगर उस डैम्सल के द्वारा बजाया गया डल्सीमर की उस सिम्फनी को याद कर पाया तो मैं इतना पावरफुल फील करूँगा खुद को, इतनी मुझ में इमेजिनेशन की पावर आ जाएगी कि प्लेजर डोम तो मैं भी बना दूंगा जो हवा में होगा। और लोग जब उसे देखेंगे तो कुबला खान का प्लेजर डोम क्या, मेरे प्लेजर डोम को याद रखेंगे। डर के मारे लोग मेरे चारों ओर आकर मुझे श्रद्धा देते हुए मेरे चारों ओर परिक्रमा तक देने लगेंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि मैं किसी गॉड से कम नहीं हूँ। ये इस पोएम का मतलब था। अब देखिए इसका मतलब क्या है, पोएट ये सब बातें कहकर क्या कहना चाहता है। यहाँ पर पोएट एक्चुअली एक कंपैरिजन कर रहा है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखिए, जैसा कि यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है, एक तरफ है कुबला खान का प्लेजर डोम, और कुबला खान के प्लेजर डोम का जो व्यू था उसकी तुलना की गई एक औरत के रोने से, जो कि अपने डायमंड लवर के लिए रो रही है एक अंधेरी रात में। यानी कि यहाँ पर एक प्रकार से कुबला खान के डर को बताया गया है। कुबला खान का प्लेजर डोम अथॉरिटी से बना है, डर से बना है, उसके दिए ऑर्डर से बना है, जो उसकी ताकत को प्रदर्शित कर रहा है। वहीं दूसरी ओर
ये जो पोएट है ये भी एक प्लेजर डोम क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये प्लेजर डोम क्रिएट कर रहा है एक खूबसूरत सी महिला के संगीत की धुन पर। ये कहता है कि मैं उस डलसीमर बजाती हुई डैमसेल के म्यूजिक, उसकी सिम्फनी से एक इमेजिन करके डोम बना सकता हूँ। तो एक डोम है जो पोएट क्रिएट कर रहा है अपनी इमेजिनेशन से, और दूसरी तरफ एक डोम है जो कुबला खान प्रेजेंट कर रहा है अपनी ताकत से। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच के डिफरेंस को कंट्रास्ट किया गया है। पोएट की इमेजिनेशन एक बहुत ही सरल, एक सिंपल और बड़ी ही मधुर, और आप कह सकते हैं बेहद ब्यूटीफुल व्यू को प्रेजेंट करती है। वहीं कुबला खान की इमेज एक डरावने, एक प्रकार के शक्ति और अथॉरिटी से भरे डोम को प्रेजेंट करती है। शायद इन्हीं दोनों कॉन्ट्रास्ट को पोएट ने यहाँ पर पेश करने की कोशिश की गई है, लेकिन पोएम यही ख़त्म हो जाती है। तो आगे क्या हुआ वो तो हम नहीं जानते। खैर, इसी के साथ पोएम को हम ओवर करते हैं। अब आई होप आप इस पोएम को समझ गए होंगे। देखिए, इसके बहुत सारे व्यूज़ हो सकता है मैंने जो बात बताई हो उससे अलग भी कोई इंटरप्रिटेशन इस पोएम का बनता हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये इसका बेस्ट इंटरप्रिटेशन था जो मैं कर पाया। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब जैसा कि मैं हर वीडियो के एंड में करता हूँ, इस चैप्टर में से जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने दिए हैं, उसके बाद में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी है। इस चैप्टर में से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने आपके लिए सब यहाँ पर दे दिए। आप इनको एक बार खुद से पढ़ लेना। इस वीडियो को देखने के लिए जहाँ आपको ज़रूरत लगे वहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, उन्हें समझिए और उसके बाद अपनी कॉपी में नोट डाउन आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम समझने में कुछ दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट्स में आप कह सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ वरना वीडियो और लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स मैंने पोएम समझाते हुए आपको बता दिए, आप उन्हें खुद से पढ़ के याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं लिटरेचर के और भी वीडियोज़ बनाकर जल्दी ही आपके सामने लेके आऊँगा। थैंक यू।